प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 2 मेरे संग की ओर। प्रस्तुत अध्याय में लेखिका अपनी नानी, दादी, माँ तथा बहनों के व्यक्तित्व का वर्णन कर रही है, क्योंकि वो हमें बताना चाहती है कि किस तरह से परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर भी जीवन बिताया जा सकता है। उसी के तहत उसने अपनी स्वतंत्रता प्रिय नानी, दादी, माँ और अपनी बहनों के बारे में बताया। आज हम लेखिका का बहनों के आगे चलकर लेखिका के स्वयं के कुछ दृढ़ निश्चय हम पढ़ेंगे कि लेखिका कितनी दृढ़ निश्चय थी, किस तरह से उन्होंने काम किया, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एक बात हम एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करते रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। यानी लेखिका ने जिससे भी शादी की और उनकी बहनों ने जिससे भी शादी की उसे कायम रखा। उनकी बात कभी भी तलाक के कगार तक नहीं पहुंची। समझौता कर कर अपने घर में रहकर अपनी मर्जी से जी लेना काफी है, और उन्हें विश्वास था कि बार बार तलाक लेकर नई शादी करना यानी मर्द बदलने से कुछ नहीं होगा। शादी के बाद मैं यानी लेखिका बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे, अलग अलग जगह पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने के शौकीन रही थी। मैंने उसके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। पहले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। यानी लेखिका बिहार में गई तो वहाँ की स्थिति देखते हुए, वहाँ की औरतों का रहन सहन देखते हुए नाटक में काम करने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह मनाया, और दूसरे लोगों के साथ जो पिक्चर देखने नहीं जाती थी उन्हीं औरतों से उसने काम करवाया, और जो पैसा इकट्ठा हुआ उन्हें अकाल राहत कोष में जमा कराया। वहां से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त, यानी मिशनरी स्कूल थी ये ईसाइयों की, दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी आग्रह उनसे किया कि भाई यहाँ ईसाई बच्चे नहीं हैं, तो जो गैर ईसाई बच्चे हैं वो भी तो शिक्षा पाने के हकदार हैं, तो उनके लिए ही आप एक स्कूल खोल दीजिए। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगी। बात सही थी। ऐसी शर्त उन कैथोलिकों ने बिशप ने रखी, जो लेखक ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, 100% सच।
सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिस के लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूल में दाखिल भी पाए। इस तरह लेखिका ने अपने दृढ़ निश्चय से एक स्कूल बनाया और जिसमें खुद के बच्चे भी पढ़ाए और गरीबों के लिए बहुत कुछ काम किया। ऐसे उस समय दृढ़ निश्चय से लेखिका काम करती थी। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसका शेष आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।